नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरियाणा में धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम धामी ने कलानौर के बसाना में बीजेपी उम्मीदवार रेणु डाबला के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील की। इस दौरान सीएम धामी ने कांग्रेस पर कई वार किए। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने का सपना देख रही है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के नेता कई वादे जनता से कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के वादे उसी की तरह खोखले हैं। सीएम ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास कोई नीति और नीयत नहीं है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आम आदमी पार्टी को महाभ्रष्ट पार्टी करार दिया। हरियाणा की जनता जानती है कि कांग्रेस की सरकार अगर आ गई तो फिर से हरियाणा में भ्रष्टाचारियों का और दलालों का राज कायम हो जाएगा। फिर से हमारे युवाओं का, हमारे बेटे बेटियों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जे शुरू हो जाएंगे। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोग आपके पास आकर बड़े बड़े वायदे करेंगे, लेकिन कांग्रेसियों के वायदे इन्हीं कांग्रेसियों की तरह खोखले हैं। कांग्रेस के पास हरियाणा को आगे ले जाने के लिए कोई नीति है, न कोई नियत है। अगर कांग्रेस वापस आई तो यहाँ का सरकारी खजाना जो आज लबालब भरा हुआ है, वो खजाना खाली करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए आप लोग इन कांग्रेसियों का किसी बहकावे में ना आना और कमल के फूल पर ही अपना वोट देना। मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि आप सभी, एक और पार्टी है महाभ्रष्ट पार्टी आम आदमी पार्टी, और जेजेपी के वोट कटवा जो लोग बीच में आ रहे हैं, उन सबसे भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये लोग सिर्फ वोट काटने के लिए खड़े हैं। इनको वोट देने का मतलब है अपने वोट को खराब करना, इसलिए किसी के बहकावे में नहीं आना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर है। यहां पर उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी पप्पू के फार्म हाउस पर हादसा हुआ है। फार्म हाउस की दीवार गिरने से महिला और नौकर की मौत हुई है। फार्म हाउस पर ठेकेदार की पत्नी और नौकर साफ सफाई कर रहे थे। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच कर रही है। देहरादून में बीच सड़क पर मारपीट करने के आरोप में देहरादून पुलिस ने सहारनपुर के 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है। दोनों लड़कों पर आरोप है कि वो यूपी नंबर की एक एसयूवी को हूटर बजाते हुए चकराता रोड पर भगा रहे थे। तभी उनकी गाड़ी से एक दूसरी गाड़ी टच हो गई। इसी पर दबंग लड़कों ने दूसरी गाड़ी में सवार लोगों की सरेआम पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए उत्तर प्रदेश के दोनों लड़कों को दबोच लिया। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बीच सड़क पर मारपीट हुई और पुलिस ने यहां पर पकड़ा है। हल्द्वानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ महिलाओं और पुरुष मिलकर एक लड़के को पकड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस लड़के को पकड़ा गया है वो एक व्यवसायी है जो दूसरे समुदाय से जुड़ा हुआ है और मॉड्यूलर किचन का काम करता है। लोगों ने इसे डमुआ डूंगा इलाके से तब पकड़ लिया जब ये अपने काम करने वाली एक हिंदू लड़की के घर पहुंचा हुआ था, जिसे लोगों ने लड़की के घर से संदिग्ध हालात में पकड़ लिया। जिसके बाद लोगों ने इस लड़के की जमकर पिटाई कर दी और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। उत्तरकाशी में एक महिला को बांधकर पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पति अपनी पत्नी को बांधकर डंडे से उसकी पिटाई करते हुए दिख रहा है। बताया जा रहा है कि दशकी इलाके का ये वीडियो है और पति अवैध संबंध के शक में पत्नी की पिटाई कर रहा है। इलाके के लोगों का कहना है कि दोनों ने प्रेम विवाह किया था। न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हल्द्वानी में लोग इन दिनों अनजाने खौफ के साए में जी रहे हैं और यह खौफ है यहां के कुछ युवाओं का,
जो आए दिन सड़कों पर मारपीट कर रहे हैं और इनकी मारपीट देख आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये कभी भी और कहीं भी टूट पड़ते हैं। मारपीट का ये वीडियो कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी का है, जो पिछले एक हफ्ते में शहर के अलग अलग हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हुआ है। ये सब हुआ जब यहाँ या तो राज्य के डीजीपी आने वाले थे या उन्हें गए महज 48 घंटे ही बीते थे। शहर में आईटीआई के साथ ही फूल चौड़ नाम से तरह तरह के गैंग बन चुके हैं, जिसमें से कई पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं और कई की पुलिस अभी भी तलाश कर रही है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन नए नवेले बदमाशों की उम्र है, क्योंकि इनमें से कई नाबालिग हैं और स्कूल स्टूडेंट्स हैं। इस तरह की गतिविधियां जो कुछ हुई भी हैं तो उस पर आपने देखा होगा कि कड़ी कार्रवाई हुई है, जेल भी गए हैं, और आगे भी अगर कोई ऐसा करेगा तो हम फिर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। रही बात इसकी कि छात्र संघ और ये जो और भी जो छोटे मोटे मामले हैं, इन पे पुलिस द्वारा कार्रवाई कर ली गई है त्वरित संज्ञान लेकर। हैरान करने वाली बात यह है कि शहर के अच्छे परिवारों के बच्चे इन मारपीट करने वाले ग्रुप्स का हिस्सा बन चुके हैं, जो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया नेटवर्क के जरिए एक दूसरे के टच में रहते हैं और कहीं पर भी झगड़ा होते ही एक मैसेज से इनका जमावड़ा लग जाता है और फिर शुरू होता है मारपीट का ये सिलसिला, जो अक्सर सीसीटीवी या मोबाइल कैमरों में कैद हो जाता है। सोशल मीडिया केवल यही नहीं, आजकल हर कोई यूज़ कर रहा है। हम भी सब आप देख रहे हैं कि समाज में सभी लोग यूज़ करते हैं, और ये उसके लिए भी यूज़ होता है कि कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल इसको मॉनिटर भी करता है। जहाँ कहीं ऐसी गतिविधि आती है तो हमारे भी संज्ञान में रहता है, जिसमें हम समय रहते आवश्यक कार्रवाई कर लेते हैं। जाहिर है पुलिस दावा कर रही है, लेकिन मारपीट के ऐसे नज़ारे देख हल्द्वानी के लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये बिगड़ैल शहजादे कहीं भी कभी भी आफत बनकर टूट सकते हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। टिहरी में पुलिस लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। कैंपटी और नैनबाग इलाके में पुलिस ने बाहरी लोगों और किराएदारों का वेरिफिकेशन किया। इसके साथ ही पुलिस ने घरों में अकेले रहे बुजुर्ग लोगों से भी मुलाकात की। वहीं पुलिस लोगों को वेरिफिकेशन के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। हम लोग लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चलवा रहे हैं। हम लोग अलग से एक जगह इकट्ठा करके लोगों को भी, ताकि सबको इजी हो वेरिफिकेशन ड्राइव चलवाने में, अपना वेरिफिकेशन करवाने में, वो लगातार पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। कल ही केम्पटी क्षेत्र में लगभग 144 हमने वेरिफिकेशन करवाए हैं। सरकार के जमीनों की जांच के फैसले के बाद अब पहाड़ में हलचल मची है। खासकर उन कारोबारियों में डर है जो सरकारी जमीन पर कारोबार कर रहे हैं। नैनीताल के आसपास तो खामलैंड पट्टे के जमीनों पर कई लोग होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो सरकार को भी राजस्व का नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि ये जमीनें सरकार ने कृषि कार्य के लिए दी हैं, लेकिन इन जमीनों पर खेती के बजाय अब बाहरी लोग कारोबार कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री के जमीनों की जांच कराने की बात कही है। उत्तराखंड में मौजूदा कानूनों में संशोधन कर हिमाचल की तर्ज पर ठोस भू कानून बनाने की मांग उठ रही है। सरकार ने कहा है कि अगले बजट सेशन में वो भू कानून में संशोधन विधेयक लेकर आएगी, लेकिन जानकार कहते हैं कि यह इतना आसान नहीं है। भू कानून के लिए उत्तराखंड को पहले स्थायी निवास या फिर मूल निवास का मसला हल करना होगा। यही नहीं, ये मांग पर्वतीय जिलों के लिए उठी है, तो सरकार को हिल और मैदानी एरिया भी तय करना होगा। क्या हम अस्थायी निवासियों को इसकी अनुमति देंगे? क्या अस्थायी निवास की दो व्यवस्थाएं हैं। 85 का हमारा कट ऑफ बनाया हुआ है, उसके बाद 15 साल का हमारा बैरियर है। तो 15 साल पुराने या 85 तक के जो लोग हैं, क्या ये उसको ले पाएंगे? क्या ऐसा नियम बनाना पड़ेगा, या हम इसको मूल निवास पे ले जाएंगे? अगर मूल निवास पे ले जाएंगे तो अस्थायी निवास की व्यवस्था को हमको पहले बदलना पड़ेगा, फिर हमको 1950 के मानक पे जाना पड़ेगा, जो कि संविधान में दिया गया है। तो इस पर एक बड़ा निर्णय होना है। और इसके साथ साथ ये भी जरूरी है कि हम पहाड़ों के लिए अगर कोई मानक बना रहे हैं भू कानून, तो क्या वो शहरों में भी लागू होंगे? क्या तो शहरों में अगर वो लागू होंगे तो क्या शहर के लोगों को वो मान्य होंगे? क्या ये तो डिमांड पर हो रहा ना।
राज्य सरकार ने उत्तरकाशी में शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 110 करोड़ रुपए की लागत की कई महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत की हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भटवाड़ी में उपजिला अस्पताल की स्थापना कराए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि जमीन की व्यवस्था होते ही इस अस्पताल के भवन निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृत कर दी जाएगी। वहीं धन सिंह रावत ने यह भी कहा कि 5 अक्टूबर तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती सुनिश्चित कर दी जाएगी। इसके साथ ही मेधावी छात्रों के लिए क्लास 6 से उच्च शिक्षा तक के लिए प्रोत्साहन छात्रवृत्ति की योजना लागू की गई है। इस साल से कोई भी बच्चा उत्तराखंड का अगर 70% नंबर लाता है तो कक्षा 6वीं से लेकर पीएचडी तक हमने एक छात्रवृत्ति योजना शुरू कर दी है। उसके पेपर भी होंगे, बच्चे सेलेक्ट भी होंगे। मेरा सभी बच्चों से निवेदन ये है कि उसमें पार्टिसिपेशन करें और हम प्रत्येक बच्चे को कक्षा 6वीं में 600 रुपये प्रतिमाह देंगे और पीएचडी में 5000 रुपये प्रतिमाह देंगे। हेमवती नंदन बहुगुणा केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय के पौड़ी और श्रीनगर दोनों परिसर में छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। श्रीनगर के बिरला परिसर में दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जबकि पौड़ी में 12:30 बजे वोटिंग पूरी हो चुकी है। वहीं देर शाम तक दोनों ही परिसर के चुनाव नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। मुद्दे तो मतलब बेसिकली मुझे लगता है कि थोड़ी गंदगी का थोड़ा इशू मुझे लगता है एक, और बाकी तो सब ठीक ही है, क्लासेस भी अच्छी चलती है। बस यही है कि थोड़ा हाँ बस वगैरह की थोड़ी है कि बस अगर लग जाए तो थोड़ा बेटर होगा। और हाँ मुझे ये लगता है कि थोड़े वॉशरूम वगैरह थोड़े साफ होने चाहिए, है ना, गर्ल्स वगैरह के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और 8:30 से 12:30 बजे तक पोलिंग है और जो काउंटिंग है वो 1:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और उसके तुरंत बाद जो हमारे विजेता होंगे उनको शपथ ग्रहण भी कराएंगे आज। और अभी आप देख रहे हैं कि अभी तो विद्यार्थियों की संख्या कम दिखाई दे रही है, लेकिन व्यवस्था पूरी बहुत अच्छी है और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से ये चुनाव का पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। राजधानी देहरादून को स्कूल एजुकेशन का बड़ा केंद्र माना जाता रहा है। वहीं पिछले 2 दशक में दून वैली में सैकड़ों प्राइवेट शिक्षण संस्थान खुले जो स्टूडेंट्स को तरह तरह की डिग्री दे रहे हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट फंस भी रहे हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। तस्वीरों में आप जिन स्टूडेंट्स के माथे पर शिकन देख रहे हैं, ये देहरादून के एक प्राइवेट कॉलेज के बीएड के स्टूडेंट्स हैं, जिनके इसी हफ्ते से एग्जाम होने हैं। पर कॉलेज श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से जुड़ा है, वहां इन स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स ने फीस दी और जिसकी पढ़ाई वो साल भर करते रहे, वो सब बर्बादी के कगार पर है। दरअसल एडमिशन का समय निकलने के बाद भी प्राइवेट कॉलेज स्टूडेंट्स को लेता रहा और अब यूनिवर्सिटी ने रजिस्ट्रेशन से इनकार कर दिया। हमने यहाँ पे एडमिशन लिया है और एडमिशन के नाम पे हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारा तो एडमिशन बोला कि हो रखा है, लेकिन वहाँ पे तो हमारी कोई डिटेल्स नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं यूनिवर्सिटी में किस बात की। इन्होंने हमारी टीचिंग करवा रही है, ये टीचिंग का सारा वो है हमारे पास साइन। हमने 14 दिन टीचिंग करी है वहाँ पे बिदौली में। हमारे पास ना टीचर इस फैकल्टी में बस पैसे ही लिए जा रहे हैं हमसे बेमतलब के। अभी हमारा 3 तारीख से पेपर है, हमें ये भी नहीं पता कि हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। एडमिशन यूनिवर्सिटी में उन्होंने हमारा करा नहीं रखा बिल्कुल भी, और हमें बोलते गए कि अब करा देंगे। कल भी तक भी हमें बोलते रहे कि शाम तक आपका हो जाएगा, लेकिन अभी तक हमारा कुछ नहीं हुआ। ये सभी स्टूडेंट उत्तराखंड के अलावा दूसरे राज्यों से भी हैं। प्राइवेट कॉलेज के कर्ता धर्ताओं का कहना है कि वो एक और कोशिश कर रहे हैं। डेली गुमराह किया जा रहा है। परसों 3 तारीख से सर हमारे पेपर हैं, हम क्या पढ़े सर बताओ। हम अपने घर वालों तक का फोन अटेंड नहीं कर पा रहे, हम अपने घर वालों को क्या जवाब दे सर। हम डिप्रेशन में जा रहे सर। 2-3 बच्चे तो इनकी तबीयत खराब चल रही सर इस चक्कर से। सब कुछ हुआ है सर, कुछ गलती मैनेजमेंट की रही, कुछ यूनिवर्सिटी की रही है। यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा हुआ है कि यूनिवर्सिटी थोड़ा सा किसी बात को लेके एकदम हो सकता है क्या था मुझे नहीं मालूम है, पर थोड़ा सा टाइम दीजिए तो देखते हैं। फिर आज तक का समय, अगर आज तक कुछ होता है ठीक है, नहीं फिर जैसे जो बच्चों का अपना निर्णय रहे वो अपना लीगल में कर सकते हैं। दरअसल ये मामला पहला नहीं है जब स्टूडेंट्स अधर में लटक गए हों। यहाँ ये भी समझना जरूरी है कि देहरादून की स्थानीय अर्थव्यवस्था में बाहरी राज्यों से आने वाले स्टूडेंट्स की बड़ी भागीदारी है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में ब्रांड देहरादून की इमेज को यूं ही पलीता लगता रहा तो नुकसान उत्तराखंड का ही होगा, ये तय है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट।
रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग का फाटो जोन आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन यहां पहली पाली में 50 जिप्सियां पर्यटकों को लेकर गईं, जबकि शाम की पाली में भी जोन पैक बताया जा रहा है। पिछले सत्र में यहां करीब 1,20,000 पर्यटक पहुंचे थे। इस बार विभाग यहां 1.5 लाख पर्यटकों का टारगेट लेकर चल रहा है। आज से ही जोन में नाइट स्टे भी शुरू कर दिया गया है। सुबह की जो पाली में आज माननीय विधायक जी ने इसका उद्घाटन किया है, लगभग 50 गाड़ियां आज पूरी गई हैं और अभी ये पता चला है कि शाम के सत्र में भी पूरी 50 गाड़ियां हैं। तो इस तरह से जो बहुत अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से हमारे फाटो सत्र का आज उद्घाटन हो गया। आज से देश भर में वाइल्ड लाइफ वीक का आगाज हो गया है। कॉर्बेट में भी वाइल्ड लाइफ वीक की शुरुआत साइकिल रैली से की गई। इस दौरान यहां लोगों ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन को लेकर हस्ताक्षर अभियान में भी भाग लिया। दूसरी ओर आर्ट गैलरी रेंगौड़ा के बैनर तले वाइल्ड लाइफ की शुरुआत की गई है। यहां स्कूली बच्चों ने वन्य जीव संरक्षण को लेकर रैली निकाली। अरे भैया हेलो। देखिए, आज हमने वाइल्ड लाइफ वीक की जो पूरे देश में मनाया जाता है अक्टूबर 1 वीक में, उसकी शुरुआत कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में आज हमने की है, जो कि साइकिल रैली से की है। पूरे जो वाइल्ड लाइफ वीक है उसका थीम जो हमारा है वो है क्लीन कॉर्बेट, ग्रीन कॉर्बेट। तो हमारे जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग पोशाक पहनी हुई है, चाहे कोई टाइगर बनाया, कोई पेड़ बनाया, कोई लेपर्ड बनाया, कोई हाथी बनाया। तो इसके माध्यम से हमारा संदेश यही है कि जन जागरूकता फैलाई जाए और वन्य जीवों को बचाया जाए और जो पर्यावरण है उसे बचाने में जो भी मुहिम है हमारी वो साकार हो। पहाड़ों में बिना प्लानिंग के किए गए विकास कार्यों का क्या अंजाम होता है, ये दिखाई दे रहा है पिथौरागढ़ शहर के ठीक ऊपर बने वाटर पार्क में। करोड़ों की लागत से बना वाटर पार्क बनने के साथ ही आपदा की भेंट चढ़ गया है, जिस पर अब सियासत भी तेज हो गई है। मलबे से पटा यह है नगर निगम का वाटर पार्क, जो बनने के साथ ही पूरी तरह तबाह हो गया है। 50 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा वाटर पार्क पूरी तरह पहाड़ी से आए पत्थर और पेड़ों से लिपट गया है। निगम ने इस पार्क को बनाने में 1.5 करोड़ से ज्यादा की धनराशि खर्च कर दी। पार्क को पर्यटन केंद्र के साथ ही तैराकी के शौकीनों के लिए भी तैयार किया गया था, लेकिन गलत प्लानिंग का नतीजा ये है कि एक ही बारिश ने सब कुछ जमींदोज कर डाला और ऐसे में अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो रही है। सिटी के नीचे वाटर पार्क बनाया वो सरासर गलत बनाया है। उसका भूगर्भ भी निरीक्षण विभाग द्वारा नहीं किया गया। आज आप देख रहे हैं उसमें करोड़ों रुपए नगर की जनता के बर्बाद कर दिए हैं। आज एक बरसात में, 2 दिन की बरसात में वो पूरा पार्क मलबे से भर चुका है। पार्क को लेकर नगर निगम पर कई सवाल उठ रहे हैं। असल में जिस जगह पर वाटर पार्क बनाया गया है वहाँ आसमानी आफत की आशंका हर वक्त बनी रहती है। जिस तरीके से वाटर पार्क के ठीक ऊपर इस बार पहाड़ी दरकी है, उसने इस आशंका को सही भी साबित किया है। तो ऐसे में पार्क के आसपास जो हालात हैं उससे साफ है कि अब हर बरसात यहाँ भारी पड़ेगी। बिना सोचे समझे करोड़ों की लागत से बना वाटर पार्क निगम के लिए अब किसी मुसीबत से कम नहीं है। बहुत ज्यादा मलबा आया था और वो मलबा वहाँ पर एक, चूंकि वाटर पार्क बनाने की वजह से वो प्लेन एरिया हो गया है, तो इस वजह से वहाँ पर सेटल्ड हो गया है। उसको साफ करवाया जाएगा। उसमें पार्क में ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ है। भले ही वाटर पार्क में भरा मलबा करोड़ों रुपए लगाकर हटा दिया जाएगा, बावजूद इसके वाटर पार्क को चला पाना इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मलबे ने पार्क की मशीनों को भी अपनी चपेट में ले लिया है। लिहाजा ये कह पाना बेहद मुश्किल है कि इसका फायदा लोगों को मिल भी पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर पितृपक्ष में लोग पितरों को पिंडदान और तर्पण करने पहुंचते हैं और यहां के प्राचीन कुंड का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम ने ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए यहां पर तर्पण और पिंडदान किया था। ऋषि कुंड, उसका नाम ही ऋषि कुंड। वो ऋषियों ने अपने तपोबल से यमुना जी को प्रकट किया।
जिसका नाम ऋषि कुंड पड़ा, और यहाँ पे तर्पण करने से पितरों को परम शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो बड़े भाव से लोग वहाँ ऋषि कुंड पे तर्पण पिंडदान इत्यादि करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार को मोक्ष का द्वार कहा जाता है और पितृपक्ष के दिनों में पितरों को पिंडदान और तर्पण करने के लिए नारायणी शिला मंदिर पर लोगों की भीड़ जमा रहती है। इस मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। देखिए हमारी रिपोर्ट। इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं और श्राद्धों के दिनों में हिंदू अपने दिवंगत परिजनों और पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान और तर्पण करते हैं। हरिद्वार का नारायणी शिला मंदिर देश के उन 3 स्थानों में से एक है जहां पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किए जाते हैं। मंदिर का इतिहास भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। पुराणों के अनुसार नारायणी शिला में भगवान विष्णु का धड़ यानी हृदय स्थल मौजूद है। वायु पुराण में वर्णन है इस कथा का कि नारद जी की प्रेरणा से गयासुर ने बद्रिकाश्रम से भगवान का कमल स्वरूप श्री विग्रह का हरण कर लिया था, और जब भगवान नारायण ने उससे गदा युद्ध किया तो उस गदा के प्रहार से भगवान का श्री विग्रह 3 खंड में विभाजित हो गया था। प्रथम खंड बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली, जहाँ पर भगवान शिव के हाथ से भी ब्रह्मा के कपाल की मुक्ति हुई थी, जहाँ पे किसी भी व्यक्ति को दोष शांति करनी हो तो आखिरी पिंड होता है, उसके पश्चात पितृ विष्णु स्वरूप हो जाते हैं। साल भर नारायणी शिला मंदिर में श्रद्धालु पहुंचते रहते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दिनों में यहाँ से रोजाना सैकड़ों की संख्या में लोग देश भर के अलग अलग राज्यों से आते हैं और अपने दिवंगतों के लिए पिंडदान करते हैं। मान्यता है कि नारायणी शिला में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ पे ये जो हमारे पितृदेव होते हैं उनकी पूजा वगैरह कराने के लिए आते हैं। बहुत भीड़ आती है, बहुत मान्यता है यहाँ के मंदिर की। आप भी आते हैं यहाँ पर? हाँ, हमेशा आते हैं। देश भर में यूं तो कई जगहों पर पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, लेकिन बिहार के गया तीर्थ, उत्तराखंड के ब्रह्म कपाल और हरिद्वार में स्थित नारायणी शिला मंदिर में पिंडदान और श्राद्ध करने का खास महत्व है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकेश शुक्ला की रिपोर्ट। यमुनोत्री धाम में गंगा विचार मंच और तीर्थ पुरोहितों और स्थानीय लोगों ने यमुना नदी में स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान नदी में बहाए जाने वाले कपड़े इकट्ठे किए गए, साथ ही यात्रियों को भी नदी स्वच्छता के लिए जागरूक किया गया। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की ओर से 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक राष्ट्रीय स्वच्छ मिशन चलाया जा रहा है। करीबन 100 बोरे यहाँ पे जो पुराने वस्त्र नए वस्त्र हैं उनको एकत्रित किया है और सुलभ इंटरनेशनल की जिम्मेदारी है यमुनोत्री धाम में कि जो भी कूड़ा कचरा एकत्रित होता है उसको यहाँ से खच्चरों के माध्यम से ले जाए, उसका वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करे। लेकिन जो हालात हैं यहाँ पे, जो भौगोलिक स्थिति है यमुनोत्री की, बहुत तंग जगह पे बसा हुआ है यमुनोत्री धाम। आप देखें गंगा जी की जलधारा बिल्कुल पतली सी है, बगल में यमुना जी का मंदिर है। जो भी हम लोग यहाँ पर यात्रा करते हैं, हम सबकी पहली जिम्मेदारी है कि हम माँ गंगा को, माँ यमुना को स्वच्छ एवं निर्मल रखें, चारों धामों को स्वच्छ निर्मल रखेंगे, तब जाकर ही हमारी माताएं हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगी। बाबा केदारनाथ, बद्री विशाल हम सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो आज सभी ने इस संदेश को यहाँ पर एकजुटता के साथ सभी ने सफाई अभियान को यहाँ पर चलाया। पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू होने जा रहा है। ब्रिटिशकालीन दौर से चली आ रही श्रीनगर की रामलीला इस बार जहां 129 साल में प्रवेश करेगी, तो वहीं पौड़ी की रामलीला का 124वां मंचन होगा। वहीं रामलीला को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला जितनी पुरानी है उतनी ही खास भी। ब्रिटिश कालीन समय से चली आ रही पौड़ी और श्रीनगर की रामलीला अलग पहचान रखती है। इस रामलीला का सफर कई साल पुराना है और रामलीला का हर किरदार आज भी पुराने अंदाज में ही संवाद करता है। इस ऐतिहासिक रामलीला ने अपनी छाप विदेशों में भी छोड़ी है। यही वजह है कि जापान के शोधार्थी पौड़ी की रामलीला में अपनी शोध पूरी करने के लिए आए हैं। मैं आजकल जर्मनी में मास्टर्स में हूँ और वहाँ अपनी मास्टर्स इस रामलीला के बारे में लिखूंगा, तो मैंने सोचा कि अच्छी बात होगी कि मैं रामलीला भी देख सकता हूँ और लोगों से बात कर सकता हूँ। मैं जर्मनी से हूँ और वहाँ जोहान्स गुटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ आजकल एंथ्रोपोलॉजी मास्टर्स में।
इन दिनों रामलीला की रिहर्सल हो रही है और जिसमें कलाकार रामलीला की तालीम ले रहे हैं। वहीं पुरानी परंपरा से आगे भी रामलीला होती रहे, इसके लिए नए कलाकारों को भी मौका दिया जाता है। ये 123 साल क्रॉस हो रहे हैं हमें और बहुत पुरानी लीला है और इसमें पहले अमूमन छोटे बच्चे ही हम पात्र के रूप में रखते थे, लेकिन धीरे धीरे चेंजेस आने की वजह से अब लेडीज़ भी आ रही हैं, लड़कियां भी आ रही हैं, सब कोऑपरेट होके बड़े अच्छे ढंग से अपना आपने। रामलीला में पुराने वाद्य यंत्रों के साथ नए इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं रामलीला में पहली बार किरदार निभाने वाले नए कलाकार बेहद खुश और उत्साहित हैं। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है मेरे अंदर कि किस तरीके से यहाँ पे रामलीला का मंचन होगा। और आज भी टेक्निकल ज़माने पे आज भी हमारी पौड़ी में रामलीला का इतना क्रेज़ है कि सब बच्चे बूढ़े सब लोग यहाँ पे रामलीला देखने आते हैं। और ये अनुभव और बहुत ही यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होती है, हर चीज़ सिखाई जाती है, हमें बताया जाता है कि हमें किस तरीके से मतलब पिछले उससे मतलब जुड़े रहना है। जैसे हमारे पहले की रामलीला थी, 124 साल से चल रही रामलीला हम एज इट इज उसी रूप में आज भी पेश कर रहे हैं और आज भी इसका इतना क्रेज बना हुआ है। हमने इसमें जो हमारी पौड़ी रामलीला की जो स्क्रिप्ट है वो शास्त्रीय राग रागनियों पर आधारित है और उसी का हम अक्षरशः पालन भी कर रहे हैं। हम केवल यहाँ पे दृश्यों में परिवर्तन, म्यूजिक में थोड़ा हम भराव लाने की कोशिश करते हैं। पौड़ी और श्रीनगर की ऐतिहासिक रामलीला का मंचन नवरात्रि से शुरू हो जाएगा, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए पौड़ी से आलोक रावत की रिपोर्ट।